हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टॉक बी। तो आज आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं आपको क्या करा रही हूँ। आज मैं आपको करा रही हूँ डिफाइन द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स एंड ऑल्सो टेल अबाउट द लाइक द फोर्सेस विच स्टेबलाइजेज दैम। ठीक है, फोर्सेस जो उनको स्टेबलाइज कर रही है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो रादर कम्प्लेक्स हो सकता है विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कैसा हो सकता है, कम्प्लेक्स हो सकता है, जो 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड करेगा। देखो, सबसे पहली बात तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर और देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की। तो यही हम लोग सबसे पहली बात हो इस आंसर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रोटीन जो होता है उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिवाइड हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में रादर बी कॉम्प्लेक्स एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 level of organization. The first one is the primary structure, the linear sequence of amino acid forming the backbone of protein polypeptide। देखो यहाँ पे हमारे पास अमीनो एसिड की सीक्वेंस कैसी होगी, लीनियर होगी। तभी तो एक लाइन बना रखी थी वहाँ पे आगे, लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड होगी। ठीक है, जो कि क्या बना रहा है, बैकबोन बना रहा है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स का। क्या बनाएगा ये, बैकबोन बनाएगा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स का। लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड होगा विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, स्पेशल अरेंजमेंट होता है प्रोटीन का जब पॉलीपेप्टाइड चेन का ट्विस्ट होता है। देखो ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन का ट्विस्ट होता है तो स्पेशल अरेंजमेंट आ जाएगा प्रोटीन का। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें, ये 3D स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर नोन एज द क्वाटरनरी। इन्हें सब यूनिट्स बोलते हैं और इन सब यूनिट्स की स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट वन बाय वन अबाउट दिस ऑल स्ट्रक्चर्स। वो भी अभी शॉर्ट में बताए हैं, डिटेल में बताऊंगी। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, लीनियर सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैकबोन में पॉलीपेप्टाइड की चेन आ जाएगी, बैकबोन ऑफ द प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ द लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, विच इज़ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन का स्पेशल अरेंजमेंट जो कि ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन से आता है। टर्शरी स्ट्रक्चर का 3D स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करें, ये 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है जिसे हम लोग सब यूनिट्स बोलते हैं और स्पेशल अरेंजमेंट इन सब यूनिट्स का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। अब टर्म प्रोटीन जनरली किसके लिए यूज होता है, पॉलीपेप्टाइड जिसके पास मोर देन 50 अमीनो एसिड्स होंगे। प्रोटीन्स उनके लिए यूज़ होता है, ये टर्म के लिए यूज़ होती है। द टर्म प्रोटीन इज जनरली यूज फॉर द पॉलीपेप्टाइड, उन पॉलीपेप्टाइड के लिए यूज होती है जिनके पास मोर देन 50 अमीनो एसिड होंगे, 50 अमीनो एसिड से भी ज़्यादा होंगे। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। देखो, ईच प्रोटीन हैज़ अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। हर प्रोटीन के पास कोई अमीनो एसिड की यूनिक सीक्वेंस होगी जो कि हमारे पास डिटरमाइंड हो जाएगा किससे, विच इज़ डिटरमाइंड बाय द जीन्स कंटेन इन देयर DNA। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ईच प्रोटीन हैज़ द यूनिक सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड विच इज़ डिटरमाइंड बाय द जीन कंटेंट इन द DNA। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फंक्शन। क्या रिस्पॉन्सिबल है इसके फंक्शन के लिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फंक्शन। सो ईच प्रोटीन हैज़ द यूनिक सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड डिटरमाइंड बाय द जीन्स कंटेंट इन द DNA। एंड उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग कि द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फंक्शन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड। देखो, अमीनो एसिड जो हमारे हेल्ड टुगेदर होते हैं प्रोटीन के अंदर, वो क्या करेंगे, कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड से या लिंकेजेस से हमारे हेल्ड टुगेदर करेंगे प्रोटीन में। देखो, अमीनो एसिड हेल्ड टुगेदर किससे होंगे, एक साथ किसके साथ होंगे, किससे जुड़े होंगे प्रोटीन के अंदर, कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड से या लिंकेजेस से। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, जब हमारे पास अमीनो ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड कंबाइन विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड टू फॉर्म उसके बाद क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है ये। ठीक है, इज फॉर्म्ड विद लिबरेशन ऑफ द
वाटर, यहाँ पे पानी का भी रिमूवल होगा। तो यही था हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, जब ईच प्रोटीन हैज़ अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड डिटरमाइंड बाय द जीन कंटेंट इन द डीएनए, एंड ये जो होगा हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फंक्शन। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, अमीनो एसिड जो होता है ऑफ एन अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड डायरेक्ट विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड विद द लिबरेशन ऑफ द वाटर, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अमीनो एसिड हेल्ड टुगेदर किससे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड और लिंकेजेस से, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब ये देखो बेटा, ये देखो कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना है। ये देखो, अमीनो ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड डायरेक्ट विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड विद द लिबरेशन ऑफ द वाटर। तो मेरे पास क्या बन गया है, देखो पानी का यहाँ पे रिमूवल हुआ, पानी का रिमूवल हुआ, देखो H2 हो गया, तो CONH आ गया बीच में, जो डाईपेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, डाईपेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। बाकी स्ट्रक्चर तो आप ऐसे ही याद रखो, ऐसे ही याद रखो स्ट्रक्चर, एक तरफ लग जाएगा NH2 और दूसरी तरफ हमारा COH, ठीक है, ये भी ऐसे ही करना, डाईपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा वो कंप्राइजेज द आइडेंटिफिकेशन को कंप्राइजेस करता है कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन को कंप्राइज करता है विद रिगार्ड देयर क्वालिटी, क्वांटिटी एंड सीक्वेंस इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड को क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड सीक्वेंस इन प्रोटीन स्ट्रक्चर के रिगार्ड में, ठीक है। एक प्योर सैंपल आप ले लो प्रोटीन का, या एक पॉलीपेप्टाइड ले लो, प्रोटीन का एक प्योर सैंपल ले लो या एक पॉलीपेप्टाइड ले लो, वो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए असेंशियल है, जिसके पास 3 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। 3 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले बताओ अमीनो एसिड का कॉम्पोजिशन क्या है, फिर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का टूटना इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, फिर जो हमारे पास ये क्या, एक सेकेंड, स्मॉल फ्रेगमेंट एक प्रोनेस एंजाइम से, डन बाय द एंजाइम प्रोनेस, ठीक है, डन बाय द एंजाइम प्रोनेस। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कंप्राइज करता है, आइडेंटिफिकेशन करो अमीनो एसिड का विद रिगार्ड टू देयर क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द प्रोटीन सीक्वेंस। ये हमें सैंपल ऑफ प्रोटीन लो या फिर पॉलीपेप्टाइड लो, वो एसेंशियल है ताकि डिटर्मिनेशन हो सके। प्राइमरी स्ट्रक्चर का 3 स्टेजेस आएगी। सबसे पहले बताओ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड की कॉम्पोजिशन क्या है, फिर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का टूटना डन बाय द प्रोनेज एंजाइम, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस यूजिंग अ सिक्विनेटर। एक सिक्विनेटर का इस्तेमाल करो, पहले कॉम्पोजिशन जानो, फिर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का टूटना एंजाइम प्रोनेज से, फिर उसके बाद अमीनो एसिड का सीक्वेंस को डिटरमाइन करना यूजिंग द सिक्विनेटर। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंगर्स रिएजेंट और एडमंस रिएजेंट। हमारे पास 2 रिएजेंट्स हैं, द फर्स्ट वन इज द सेंगर्स एंड द सेकेंड वन इज द एडमंस रिएजेंट। ये 2 डाइज हैं जो कि किसके लिए यूज़ होती है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की क्या सीक्वेंस है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन में क्या सीक्वेंस है ये हमें बताएगा 2 रिएजेंट, ठीक है, जिन्हें हम देखो सेंगर्स रिएजेंट और एडमंस रिएजेंट, ये हमारे पास 2 डाइज है, इन्हें हम 2 डाइज में बोलेंगे जो हमें डिटर्मिनेशन बताएगा किसके बारे में, सीक्वेंस का प्रोटीन के अंदर। अब हम बात करते हैं जो फुल्ली एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो पूरी तरीके से एक्सटेंडेड है, उसके डायमेंशन की बात करते हैं। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा 2 एडजेसेंट अल्फा कार्बन एटम में वो 0.36 नैनोमीटर है, ठीक है। 2 एडजेसेंट अल्फा कार्बन एटम में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.36 नैनोमीटर है। अब ये देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन का एक क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन बेटा आई विल अपलोड इन माई पोस्ट, वहाँ पे जाके देखना यूट्यूब के पोस्ट में, या स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप ले लिया होगा। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन क्या होता है बेटा, द कंफर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन बाय ट्विस्टिंग और फोल्डिंग। देखो वहाँ पे तो जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया था वहाँ पे हमारे पास लीनियर सीक्वेंस आ रही थी या यूनिक सीक्वेंस थी ना अमीनो एसिड की, पॉलीपेप्टाइड चेन में जीन कंटेंट इन द डीएनए से पता चल रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लीनियर सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ट्विस्टिंग वाली सीक्वेंस है, मतलब ट्विस्टिंग या फोल्डिंग है।
तो पॉलीपेप्टाइड चेन का जो कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन बाय ट्विस्टिंग और फोल्डिंग इज रेफर टू एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब अमीनो एसिड्स जो होंगे वो हमारे लोकेटेड होंगे क्लोज टू ईच अदर इन देयर सीक्वेंस, ठीक है। अमीनो एसिड जो होंगे वो एक दूसरे के क्लोज होंगे ईच अदर इन देयर सीक्वेंस। टू टाइप्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स एक बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स कैसा होता है, बीटा शीट क्या होता है, वो जानने से पहले पर दोबारा से बताती हूँ। कन्फर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन बाय ट्विस्टिंग और फोल्डिंग is referred to as the secondary structure. Amino acids are located to each other in their sequence close to each other. अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट। अल्फ़ा हेलिक्स क्या होता है हमारे पास, अल्फ़ा हेलिक्स मोस्ट कॉमन स्पाइरल स्ट्रक्चर है, मोस्ट कॉमन स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। इसके पास रिजिड अरेंजमेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन का, पॉलीपेप्टाइड चेन का हार्ड अरेंजमेंट है। अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज्ड बाय द पोलिंग एंड कोरे, कोरे और पोलिंग ने दिया था 1951 में, ठीक है। किसने दिया, कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीन का, और कैसी अरेंजमेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन की। अल्फ़ा हेलिक्स हमारे पास रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास कैसा है, मोस्ट कॉमन स्पाइरल स्ट्रक्चर है, सॉरी स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। यहाँ पे रिजिड अरेंजमेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन की, और पोलिंग और कोरे ने दिया था 1951 में। फिर सैलिएंट फीचर्स की बात करें अल्फ़ा हेलिक्स की, अल्फ़ा हेलिक्स जो होता है वो हमारे पास टाइटली पैक्ड कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। वैसे ये हमें क्या साइलेंट फीचर हमें दे रखे हैं अल्फ़ा हेलिक्स के, गिवन बिलो। इट इज़ अ टाइटली पैक्ड कोइल्ड स्ट्रक्चर विद अमीनो एसिड साइड चेन्स एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास टाइटली पैक्ड है। यहाँ पे हमारे पास कोइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि एक्सटेंड कर रहा है आउटवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड एक्सटेंड कर रहा है सेंट्रल एक्सिस से। अल्फ़ा हेलिक्स जो होता है वो हमारा स्टेबलाइज हो रहा है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अल्फ़ा हेलिक्स किससे स्टेबल हो रहा है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन H एटम अटैच्ड टू द पेप्टाइड N एंड O एटम अटैच टू द पेप्टाइड C। जो H एटम है ना बेटा, हाइड्रोजन एटम, वो हमारा पेप्टाइड N से जुड़ रहा है, एंड O एटम जो है वो हमारा यानी कि ऑक्सीजन का एटम पेप्टाइड C से जुड़ रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो वैसे इंडिविजुअली वीक होगी, बट अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग है कि वो स्टेबलाइज कर सकती है अल्फ़ा हेलिक्स को। हर टर्न है अल्फ़ा हेलिक्स का, अगर मैं ईच टर्न की बात करूँ अल्फ़ा हेलिक्स की, उसके पास 3.6 अमीनो एसिड्स हैं और ट्रैवल करता है वो डिस्टेंस। अब ये मैं बोल रही थी ना आपको कि ईच टर्न ऑफ द अल्फ़ा हेलिक्स के पास 3.6 अमीनो एसिड्स हैं, डिस्टेंस क्या है 0.54 नैनोमीटर है। अब बेटा मेरी बात सुनो, जो स्पेस है ना हर अमीनो एसिड में, देखो मेरी बात सुनो, माना कि हमारे पास हर टर्न के पास अल्फ़ा हेलिक्स के पास 3.6 अमीनो एसिड है, ठीक है, डिस्टेंस 0.54 नैनोमीटर का है, बट अमीनो एसिड्स के अंदर कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ 0.15 नैनोमीटर, 0.15 नैनोमीटर। अब अल्फ़ा हेलिक्स कैसा है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म्ड होता है, स्पॉन्टेनियसली एक हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म्ड हो जाएगा, जिसके पास लोएस्ट एनर्जी के साथ, देखो विद लोएस्ट एनर्जी राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स मोर स्टेबल होगा देन द लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स, याद रखना, ठीक है। सो द कंफर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन बाय द ट्विस्टिंग और फोल्डिंग इज रेफर्ड टू एज द सेकेंडरी structure, and amino acids are located close to each other in their respective sequence, that there are two secondary structures होते हैं, वो two types का होता है। The first one is the alpha helix and the second one is the beta sheet। अल्फ़ा हेलिक्स जो होता है वो हमारे पास स्पाइरल स्ट्रक्चर होगा, रिजिड अरेंजमेंट हो जाएगा, और पोलिंग और कोरे ने दिया था 1951 में। सैलिएंट फीचर क्या है, अल्फ़ा हेलिक्स टाइटली पैक्ड कॉइल स्ट्रक्चर है, साइड चेन्स जो होती है अमीनो एसिड के एक्सटेंडिंग आउटवर्ड स्टेबलाइज बाय द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंडिविजुअली वीक है बट कलेक्टिवली स्ट्रॉन्ग है। हर टर्न अल्फ़ा हेलिक्स के पास 3.6 अमीनो एसिड होंगे, 0.54 नैनोमीटर का डिस्टेंस होगा, एंड दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा अमीनो एसिड के बीच में वो
0.15 नैनोमीटर का है। अल्फा हेलिक्स जो होगा वो हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्पॉन्टेनियसली लोएस्ट एनर्जी के साथ फॉर्म्ड होती है। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मोर स्टेबल है लेफ्ट हैंडेड से। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बीटा प्लेटेड शीट। नाउ बीटा प्लेटेड शीट्स आर मेनली बीटा शीट्स। ये किससे बनती है? दो या दो से ज़्यादा सेगमेंट से बनती है और फुल्ली एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, ये हमारे पास किससे बनती है? दो या दो से ज़्यादा सेगमेंट से फुल्ली एक्साइटेड पेप्टाइड चेन से। ये आप देख रहे हो ना, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये देखो ये सी टर्मिनल, एन टर्मिनल से सी में जा रहा है, एन से सी में जा रहा है। ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हैं ये मेरे पास। देखो पैरेलल भी हैं और एंटी पैरेलल भी है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट भी हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो इसीलिए हम लोग पैरेलल एंटी पैरेलल बोल रहे हैं। मेनली बीटा शीट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा सेगमेंट्स एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन्स है। In the beta sheets, hydrogen bonds are formed between the neighboring segments of the polypeptide chains. बीटा शीट्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं वो नेबरिंग सेगमेंट्स में बन रहे हैं ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द बीटा शीट्स में बी अरेंज्ड आइदर इन द पैरेलल और द एंटी पैरेलल। यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बीटा शीट्स में वो पैरेलल भी अरेंज है और एंटी पैरेलल भी अरेंज है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। पैरेलल अरेंज है मतलब सेम डायरेक्शन में, ये मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ डायग्राम में। ठीक है, मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड होते हैं पॉलीपेप्टाइड नेबरिंग सेगमेंट्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन में, ये बता दिया। पैरेलल एंटी पैरेलल होते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स, ये बता दिया। ये फॉर्म्ड किससे होते हैं अब ये बताती हूँ, आइदर बाय द सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन या सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डेड बैक ऑन इटसेल्फ। ठीक है, उससे बनता है। अगर मान लो सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि इंटर चेन है। लेकिन अगर क्या हो जाएगा, जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ही अपने ऊपर फोल्ड कर गई है, फोल्डेड ऑन इटसेल्फ, देन इट इज़ इंट्रा चेन। तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंट्रा चेन होगा, क्योंकि सिंगल वाला ही अपने पे ही फोल्ड कर रहा है तो इंट्रा चेन हो जाएगा। Now I am talking about the tertiary structure of the protein. Tertiary structure is the three-dimensional arrangement of the protein structure. ये मैंने आपको डेफिनेशन पहले भी बताई थी। इट इज़ अ कम्पैक्ट स्ट्रक्चर जहाँ पे हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होंगी। ठीक है, इंटीरियर की तरफ, अंदर की तरफ, इंटीरियर की तरफ हाइड्रोफोबिक, मतलब जहाँ पे पानी से नफरत करने वाला, वाटर हेटिंग, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये मतलब होता है हाइड्रोफोबिक का, वाटर हेटिंग मतलब होता है। सो इट इज़ द compressed स्ट्रक्चर विद हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स आर हेल्ड इंटीरियर वाइल द हाइड्रोफिलिक ग्रुप आर ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। यानी कि जो पानी से प्यार करेंगे, वाटर लविंग होंगे, वो हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल के सरफेस पे होंगे, लेकिन जो वाटर हेटिंग होंगे यानी कि हाइड्रोफोबिक होंगे, ये इंटीरियर हो जाएंगे। नाउ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इंश्योर कि मॉलिक्यूल की क्या आए, स्टेबिलिटी आए। इस तरीके का अरेंजमेंट क्या बताता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है। अब बॉन्ड्स क्या है बेटा, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बिसाइड द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड आए, उसके साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड आएगा, आयनिक इंट्रैक्शंस आएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ जाएंगे, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस आ जाएगा। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, यानी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर इज ओनली द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, बट there are also disulfide bonds, electrostatic interactions, hydrophobic interactions are present in the tertiary structure of the proteins. ठीक है, ionic interactions present. Now quaternary structure of the protein बताते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं। अब वो चेन आइडेंटिकल भी हो सकती है, अनरिलेटेड भी हो सकती है, यानी कि सेम भी हो सकती है और रिलेट भी नहीं कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी सेम भी हो सकती है या अलग भी हो सकती है, मतलब रिलेट नहीं कर सकती, अनरिलेट हो सकती है। कुछ प्रोटीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं ओलिगोमर्स, इसके पास क्या आ जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आ जाएगा। इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अगर मान लो बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स इंडिविजुअल हो जाएंगी, उसे हम लोग मोनोमर्स बोलेंगे, प्रोटोमर्स बोलेंगे, मोनोमर्स, प्रोटोमर्स या सब यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है, सो कुछ प्रोटीन्स हमारी दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है, जो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, अनरिलेटेड भी हो सकते हैं, और इन प्रोटीन्स को हम लोग ओलिगोमर्स बोलते हैं। इनके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आता है। इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन मोनोमर्स है, प्रोटोमर्स है, या फिर क्या है, सब यूनिट्स है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डाइमर। अब डाइमर नाम से ही पता चल रहा है दो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। डाई मतलब टू पॉलीपेप्टाइड होगी, जो यूनाइट करके हमारे पास क्या बना रही है, यूनाइट करके टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स
होंगी डाइमर के पास, वाइल अ टेट्रामर से क्या पता चल रहा है बेटा, टेट्रा मतलब 4, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होगी। अब बॉन्ड्स क्या है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, मोनोमरिक सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। कैसे बॉन्ड्स हैं, नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। जो मोनोमरिक सब यूनिट्स है वो किससे हेल्ड टुगेदर होते हैं, नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स से, ठीक है। नेमली हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हो गई, आयनिक बॉन्ड्स हो गए। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास बॉन्ड्स हैं तो मोनोमरिक सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द आयनिक इंट्रैक्शंस। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स नॉन कोवलेंट बॉन्ड से बेसिकली हेल्ड होते हैं। अब ये देखो बेटा बॉन्ड्स क्या, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस है, और क्या है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस है, और क्या है बेटा, बस यही है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है हमें यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर। ये देखो ये मेरे पास ए चेन है, ये मेरे पास बी चेन है, ध्यान से देखो ए चेन है, ये मेरे पास बी चेन है। अब यहाँ पे देखो 1 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड, 1 1 यहाँ लिखा हुआ है, 7 7 यहाँ लिखा हुआ है, 19 20 यहाँ लिखा हुआ है, 21 30 यहाँ लिखा हुआ है, ए चेन बी चेन। यहाँ पे 6 और 11 के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, 6 और 11 के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, 7 7 में डाइसल्फाइड बन रहा है, 20 19 में डाइसल्फाइड बन रहा है। समझ में आ गया, 20 19 में 7 7 में एंड 6 और 11 में डाइसल्फाइड बन रहा है, ठीक है। ये ए चेन और बी चेन है, ये ह्यूमन स्ट्रक्चर इंसुलिन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मेरे ख्याल से ना ये प्रोटीन स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, तो इसको बेटा डिटेल में दे रखा है, तो पढ़ते हैं। इंसुलिन के पास बेटा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ए चेन एक बी चेन, जो मैंने देख लिया। अब ए चेन जो होती है वो ग्लाइसिन की होती है एट द एंड टर्मिनल, एंड एस्पाराजिन वहाँ पे सी टर्मिनल पे होगा। एंड टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा, और एस्पाराजिन कहाँ हो जाएगा, सी टर्मिनल पे हो जाएगा। देखो जब मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया था कि हमारा एन से सी टर्मिनल तक जा रहा है, ठीक है, सो हमारे पास एन टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा, और सी टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, हमारे पास सी टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, एन टर्मिनल पे ग्लाइसिन है, तो सी टर्मिनल पे एस्पाराजिन है, एस्पाराजिन। दो, पहली बात तो दो क्या प्रेजेंट है हमारे पास इन द बीटा शीट्स, सॉरी ये वाला देखो, insulin consists of the 2 polypeptide chain. The first one is the A chain and the another one is the B chain. The A chain has the glycine at the N terminal while the asparagine at the C terminal, that is the carboxyl terminal. सी टर्मिनल को कार्बोक्सिल टर्मिनल भी बोलते हैं। और बी चेन के पास क्या हो जाएगा, फिनाइल एलानिन हो जाएगा और थ्रियोनिन हो जाएगा एट द एन एंड सी टर्मिनल रिस्पेक्टिवली। याद रखना कि जो ए चेन है वहाँ पे हमारे पास ग्लाइसिन हो जाएगा एन टर्मिनल पे, सी पे हो जाएगा हमारे पास एस्पाराजिन, लेकिन जो हमारे पास बी चेन है वहाँ पे फिनाइल एलानिन होगा एन टर्मिनल पे, और सी टर्मिनल पे थ्रियोनिन हो जाएगा। अब याद रखो इनिशियली इंसुलिन हमारा सिंथेसाइज होता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड प्री प्रो इंसुलिन की तरह, विच अंडरगोस प्रोटियोलिटिक, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन प्रोसेसिंग होगी ताकि प्रो इंसुलिन बन जाए एंड फाइनली इंसुलिन बन जाए। तो इंसुलिन हमारा पहले कैसे सिंथेसाइज होगा, सिंगल पॉलीपेप्टाइड प्री प्रो इंसुलिन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोटियोलिटिक में जाएगा ये, फिर प्रो इंसुलिन बन जाएगा एंड फाइनली हमें इंसुलिन मिल जाएगा। अब टेक्निक्स क्या है, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मोस्ट कॉमनली यूज है, ठीक है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मोस्ट कॉमनली यूज है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। NMR यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का स्पेक्ट्रा है, विच प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन ऑन द एटम्स एंड ग्रुप्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स। देखो प्रोटीन्स के अंदर एटम प्रेजेंट होगा, ग्रुप्स प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक स्पेक्ट्रा है प्रोटीन्स का, जो हमें स्ट्रक्चर और फंक्शनल इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे कौन एटम्स और ग्रुप्स की जो हमारे प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट है। टू आइसोलेट एंड प्योरीफाई द प्रोटीन्स फ्रैक्शन, आइसोलेट करो, प्योरीफाई करो प्रोटीन का फ्रैक्शन, आइसोलेट करो प्योरीफाई करो प्रोटीन का फ्रैक्शन, may be carried out by ultracentrifugation,
अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग प्रोटीन को बाहर निकाल सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, उसको प्यूरीफाई कर सकते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से प्रोटीन जो होगा वो सेपरेट होगा। कि प्रोटीन सेपरेशन हो रहा है कैसे अचीव्ड होगा, जब आप यूटिलाइज करो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में पता है हमारे पास क्या होता है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स आगे जाते हैं, लार्ज वाले पीछे रहते हैं। ये वैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैं आपको बता रही हूँ। सिमिलरली वैसे ही हमारे पास प्रोटीन का सेपरेशन अचीव होगा इलेक्ट्रोलाइसिस से, इम्यूनो इलेक्ट्रोलाइसिस से, एंटीबॉडीज इसमें यूज़ होते हैं, एंड आयन एक्सचेंज से, क्रोमेटोग्राफी से, जेल फिल्ट्रेशन से, HPLC से, यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे समझ में इतना ही है। टेक्निक क्या है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज कॉमनली यूज्ड। NMR यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हमारे पास क्या करती है, प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर और फंक्शनल इंफॉर्मेशन किसकी, एटम्स की जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स में, एंड किसमें, एटम्स और ग्रुप्स की जो प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। आइसोलेट करो, प्योरीफाई करो किसी प्रोटीन को क्रिस्टलोग्राफी से, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से। ठीक है, प्रोटीन जो होता है हमारे पास अचीव होता है यूटिलाइज करने से इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल फिल्ट्रेशन, HPL यानी कि ह्यूमन हाईली परफॉर्म्ड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाईली परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस सब से क्रोमेटोग्राफी से। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।